कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह सर चार्ल्स ओलिवेंट की 1500 रुपये महीना यानी 1500 अ मंथ की तनख्वाह को ठुकरा चुके थे। जिस इलाके में इनका अपोलो होटल था उसी इलाके में ही अपोलो बंदर का इलाका होता था। वहाँ उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का अपार्टमेंट रेंट पे लिया और उसको बेहतरीन किस्म की तज़ीन और आराइश उसकी की। साथ ही उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट के करीब ही अच्छा सा अपना चैम्बर बनवाया, इतना खूबसूरत चैम्बर बनवाया उस ज़माने के लिहाज से जो नामी ग्रामी और काबिल वकील होते थे उनकी टक्कर का। और वो ऐसा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब में लिखती हैं, वो शानदार और पुरवकार चैम्बर होता था जिसपे कोई भी वकील अपने चैम्बर के ऊपर नाज कर सकता था। और यही वक्त था कि जिस वक्त कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कराची अपने वालिद को ख़त लिखा और उनसे कहा कि अब आप बम्बई आ जाइए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी किताब में लिखती हैं कि कराची में मेरे वालिद अपनी शरीक हयात से महरूम तो हो ही चुके थे, जो कारोबार बड़ी मेहनत से कायम किया और इस उम्मीद पे कि बेटों को वो मुंतकिल कर देंगे, और वो तबाह बर्बाद हो चुका था। वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अब कराची में रहने से इनके जहन में तल्ख यादें ताज़ा होती रहेंगी। अब जबकि इनका बेटा मुंबई में अपने पाँवों पर आसूदगी के साथ खड़ा हो रहा था तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इसके ख़ानदान का मुंबई मुंतकिल हो जाना ही बेहतर है। सो हम भी बम्बई चले आए और खड्डक के ख्वाजा महल्ला में 2 कमरों के एक छोटे से मकान किराए पर हमने ले लिया, जहां मेरे भाई अक्सर हमसे मिलने आया करते थे। अब वो अपने पेशे में खासी रकम कमा रहे थे जिससे वो आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे और अपने ख़ानदान की किफ़ालत भी कर रहे थे। अब उन्होंने अपने तमाम बहन भाइयों की तालीम के अखराजात उठाने की जिम्मेदारी भी ले ली थी। इस जगह पे हेक्टर वेल्थियो ने एक डंडी मारी थी अपनी किताब के अंदर, इस किताब के अंदर, जिसको बहुत सारे लिबरल कम सेकुलर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को उनकी ज़िंदगी को पढ़ने के लिए कहते हैं कि इस किताब को पढ़ा जाए। और क्योंकि ये सबसे शुरू की किताब है पाकिस्तान बनने के वक्त में जब उसने रिसर्च की थी, उसके अंदर क्या डंडी मारता है, वो लिखता है वो आर्जी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मुकर्रर हो गए थे, इस तरह उनकी माली परेशानी ख़त्म हो गई। उन्होंने एक गाड़ी ख़रीद ली और एक बेहतर मकान में मुंतकिल हो गए। इसके अलावा अपनी बहन फातिमा को कराची से बम्बई ले आए और बांद्रे के कॉन्वेंट स्कूल में उन्हें दाखिल कर दिया। कहने को तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बहन को कराची से बम्बई बुला लिया और उसको स्कूल में भी दाखिल कर दिया और उसकी सरपरस्ती शुरू कर दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कुछ और कह रही हैं और ये कुछ और कह रहे हैं। पहला तो सवाल ये उठता है कि जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फैमिली को बम्बई बुलाया कराची से, तो उन्होंने अपने वालिद और बहन भाइयों को अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं रखा? नंबर 1, वो इसलिए कि उनके वालिद मोहतरम ने इनके साथ छोटे से अपार्टमेंट में रहने से मना कर दिया था, क्योंकि एक नामी ग्रामी वकील थे, अक्सर इनका आना जाना और लोग आ जा रहे थे। इनके वालिद कुछ दिन इनके साथ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इनका मुनासिब नहीं है, तो इसलिए इनके वालिद की ख्वाहिश पर ये अपने बच्चों को यानी इनके बहन भाइयों को अपने बच्चों को लेके उस ख्वाजा महल्ले में जाके शिफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इनको नहीं शिफ्ट कराया था, बल्कि इनके घर कुछ अरसे रहने के बाद ये लोग दूसरे मोहल्ले में निस्बतन एक बड़े घर के अंदर मुंतकिल हो गए। जबकि हेक्टर वेल्थियो बताता है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मजिस्ट्रेट की सीट पे रहते हुए मकान में शिफ्ट हो गए थे, जिससे लगता ये है कि इनका हिसाब किताब कुछ ऊपर के आमदनी से होगा। जबकि मोहतरमा फातिमा जिन्ना बताती हैं कि प्रेसिडेंसी के बाद उन्होंने जिस वक्त इनको मुख्तलिफ कंपनीज़ ने, प्राइवेट लोगों ने इनको हायर किया, तब जाके इन्होंने अपार्टमेंट लिया। प्रेसिडेंसी सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन था वकालत के अंदर के पाँव रख के आगे छलांग मारना और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, तो कायद-ए-आज़म ने वो किया था उस 6 महीने में। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में यहाँ पे भी एक झोल दिखाया गया है और इसको नस्ल दर नस्ल जो कायद-ए-आज़म के नाम पे जिन्होंने अपने नाम बनाए हैं और पैसा कमाया है, उन लोगों ने यहाँ पे इनका कैरेक्टर असैसिनेट खामोश तरीके से किया है। तो कायद-ए-आज़म ने अपने उस 6 महीने की प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो कि एक आर्जी ओहदा था उस पर रहते हुए उन्होंने कोई 2 नंबर के काम नहीं किए थे कि वो गाड़ी भी ख़रीद लें और मकान भी ले लें, बल्कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना बताती हैं कि इसके बाद यानी इस 6 महीने ख़त्म होने के बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था
बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और याद रहे कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस वक्त नीचे से बॉम्बे के साउथ से शुरू होती थी और पूरा सिंध उसमें कवर होता था। ये तो बाद में जाके अलग अलग हुए, यानी सिंध की प्रेसिडेंसी अलग बनी है और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग हो गई थी। तो ये बहुत बड़े इलाके की मजिस्ट्रेट प्रेसिडेंसी थी, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी उस वक्त। कायदे आज़म के आसूदा हाल बाद में हुए हैं और इन्होंने सिर्फ फ़र्द वाहिद को नहीं बुलाया था, यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ही खाली नहीं बुलाया था कराची से, अकॉर्डिंग टू द हेक्टर बोलिथो, कि उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बुलाया और बहन को उन्होंने कॉन्वेंट में दाखिला दिया। नहीं, पूरी की पूरी फैमिली आई थी, मोहतरमा लिखती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि निजी ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी को अलग करना ज़रूरी है, नहीं तो खिचड़ी पका के एसिसिनेशन का मामला चलता रहता है। याद रहे कि हेक्टर बोलिथो ने अपनी इस किताब की रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 1950s के अर्ली वक्त में हायर होने के बाद, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको हायर किया था और 1954 में इन्होंने अपनी रिसर्च का आगाज़ किया था। मुख्तलिफ लोगों से जाके मिलता था ये, फिर उसको लिखता था। ये किताब करीब 1960s की आई है और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अब किसी भी गवर्नमेंट के हायर किए हुए राइटर को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं की। इसके बाद वुलपर्ट की किताब के हवाले से कहा जाता है कि उसको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? हमारे पास जिम लाना साहब हैं, उनकी किताब को पढ़ना चाहिए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, इनकी किताब को पढ़ना चाहिए। असल तो मामला यहाँ से आएगा ना। तो वुलपर्ट की किताब तो बहुत बाद में, यानी ऑलमोस्ट करीब 80s के अंदर आई है और उस किताब के साथ ही वो मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमतें वो इजाफा होता चला गया। बोलिथो की किताब के अंदर हकीकतें कुछ कमज़ोर अंदाज में पेश की गई हैं, जबकि वुलपर्ट ने बाद में जो किताब लिखी है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। हाँ, लफाजी बहुत अच्छी इन दोनों किताबों में। खैर, कराची से इनका पूरा ख़ानदान बॉम्बे मुंतकिल हुआ था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना बताती हैं अपनी ही किताब के अंदर कि इनके वालिद जिस वक्त वहाँ पे मुंतकिल हो गए थे, यानी बम्बई के अंदर, उस वक्त लोग जान गए थे कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वालिद कराची से आ चुके हैं और उनसे लोग मिलते थे और बड़े बड़े लोग मिलते थे। और मोहतरमा की ही इस किताब से पता चलता है कि इनकी अदालत से जुड़े हुए लोग भी इनके वालिद से मिल मुलाकात रखते थे और उनसे शिकायत करते थे कि आपका बेटा बहुत तुंद मिजाजी के साथ, यानी बहुत सख्त अल्फाज के साथ अपने सीनियर्स को भी रगड़ देता है। ये रगड़ने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप आजकल के हिसाब से, अल्फाज थोड़े से मुश्किल है किताब के। तो इनके वालिद को जब ये बात शिकायत की जाती थी कि ये अब किसी का भी लिहाज नहीं करते, चाहे वो सीनियर हो कोई भी हो, तो इसलिए इनका मुस्तकबिल अदालत के हवाले से या बार के लिहाज से इनका फ्यूचर है वो ख़राब हो सकता है। मगर इनके वालिद के दिमाग में ऐसा कोई शक व शुबा नहीं था, क्योंकि उनको ये यकीन हो चुका था कि उनका बेटा अपनी हर बात प्रूव करता हुआ गया है और वो आगे भी कामयाबी की राहें उसकी खुली हुई हैं। इनके वालिद के दिल में किसी भी किस्म का शक व शुबा अपने बेटे के लिए था ही नहीं और उनको ये यकीन था, जो कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना बताती हैं, कि इनके वालिद के जहन में एतमाद बढ़ता ही चला गया था और वो जानते थे कि इनके बेटे का एक रोशन मुस्तकबिल उनके इंतज़ार में खड़ा है और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी धुन के इतने पक्के थे और इतने लायक इंसान थे कि वो वकालत के बहस मुबाहिसे में सभी जानते थे कि इनकी टक्कर का कोई भी नहीं है। और ये बात मैं आगे जाके प्रूव भी करूँगा कि उस वक्त उनके साथी वकला या दीगर बैरिस्टर्स या एडवोकेट्स जो थे, उन्होंने बोलिथो को क्या इंटरव्यू दिया था, वो मैं आगे जाके आपको प्रूव करूँ। वो जिस वक्त अदालत में बहस मुबाहिसे के लिए खड़े होते थे तो उनका मखसूस अंदाज होता था और बहुत उनका मुनफरिद स्टाइल था, उनका आँखों के नज़र का चश्मा लगाने का, जिसको हर किसी ने नोट किया था। और जिस वक्त चश्मा लगा के फिर जज की तरफ नज़र उठा के देखते थे, उस वक्त के वकीलों की जो राय थी वो कहते थे कि वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज होता था उनका। उनकी हरकत और सकनात से एक एक्टर की झलक जाहिर होती थी। ये एक वकील के अल्फाज हैं जो उनके साथ कई मुबाहिसों में उनका ओपोनेंट भी था। फिर यूँ होता था कि उस बहस मुबाहिसे के दरमियान वो पूरी अदालत के ऊपर छा जाते थे। ये उनके वो साथी वकील इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि उनके अपोनेंट भी थे और उन जैसा बनना भी चाहते थे। जिस ज़माने में जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हुए थे, उन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात एक बहुत ज़हीन, शाइस्ता
और हसास खातून से हुए जिनका नाम था सरोजनी नायडू। कुछ तारीखदान उनको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह यानी मोहम्मद अली जिन्ना की दोस्त बताते हैं, मगर चूँकि उनका मिजाज इस तरह था कि वो फासला रखते थे, तो उसको हम दोस्ती तो नहीं कहेंगे मगर एक अच्छी सलाम दुआ के हम ज़ुमरे में लेकर आ सकते हैं। उस वक्त बहुत सारे लोग मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत जेलस थे और उनके ऊपर तरह तरह की बातें करते थे। तो उस वक्त इन्हीं सरोजनी नायडू ने कायद आज़म की शख्सियत को यानी मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को पहचाना और इनकी ज़ाहिरी रौनक के पर्दे के पीछे उनके असल किरदार को पहचाना और उसके बाद उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैंने किसी शख्स की ज़ाहिरी खुसूसियात और उसकी असली किरदार में इतना मुकम्मल तज़ाद नहीं देखा। वो बुलंद क़ामत हैं लेकिन आदतें रईसाना हैं, लेकिन इनकी जिस्मानी कमज़ोरी, दुबला पतला होना एक नज़र का फ़रेब है जिसके पीछे जहानत और किरदार की गैर मामूली क़ुव्वतें पोशीदा हैं। वो रूखे और तुनक मिजाज हैं, ख़ुद को ज़रा लिए दिए रखते हैं और आम तौर पर लोगों से बेतकल्लुफ़ी से नहीं मिलते। उनका अंदाज़ अक्सर तहकुमाना यानी ऑर्डरिंग वाला होता है, लेकिन जो लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं उन्हें मालूम है कि जिन्ना की तमकनत और रौनक के खौल में एक बड़ी दिलकश शख्सियत पोशीदा है। इनकी इंसानियत में बड़ा भोलपन है। इनका मुशाहिदा एक औरत के मुशाहिदे की तरह तेज़ और नाजुक होता है और इनके मजाक में बच्चों के मजाक की सी शौक़ी और दिलकशी होती है। वो बुनियादी तौर पर एक प्रैक्टिकल आदमी हैं और इनके जज्बात पूरी तरह इनके जहन के ताबे हैं। ज़िंदगी के मुतालिक उनके ख़यालात बिल्कुल गैर जज्बाती होते हैं, लेकिन इनकी दुनियादारी और हकीकत पसंदी के पर्दे में उसूल परस्ती बेगर्जी के बड़े जौहर पोशीदा हैं और यही इस शख्स की किरदार की बुनियादी खुसूसियत है। सरोजनी नायडू एक बहुत प्रैक्टिकल खातून थी और उनकी किताब में मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ आप अंदाज़ा कर लें कि सरोजनी नायडू जैसी खातून, प्रैक्टिकल खातून, वो मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ कर रही हैं। सिर्फ सरोजनी नायडू ही नहीं बल्कि उस ज़माने की जो ख़वातीन थीं, लेडीज़ थीं, और हेक्टर बुलिथो ने जिस वक्त किताब अपनी मुरतब कर रहा था ये 50s में, तो वो ख़वातीन काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, कुछ मर चुकी थी, मगर जिन जिन से हेक्टर बुलिथो मिला है उन सब के बारे में हेक्टर अपने किताब के अंदर लिखता है कि मिसेस नायडू की तरह उस ज़माने में जो ख़वातीन मोहम्मद अली जिन्ना से मिली हैं उनके दिल में जिन्ना का बहुत एहतराम था। तो जिन्ना के हम पेशा लोग यानी जो उनके साथ वकालत से और वाबस्ता थे या वो जज जो इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, वो जिन्ना को तकब्बुर और रौनक वाला कहते थे, मगर उस वक्त की ख़वातीन ने जो जिंदा थी तमाम की तमाम उन औरतों ने हेक्टर बुलिथो को बताया कि नहीं, वो मुतकब्बिर नहीं थे, वो तकब्बुर वाले नहीं थे, रौनक वाले शख्स नहीं थे, बल्कि एक खुददार इंसान थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने की जो एक क्लास, टॉप क्लास की ख़वातीन थीं जो कि पार्टीज़ में जाती आती थी, अमीर ख़वातीन थीं, उनका उठना बैठना एक क्लास के लोगों से होता था। उस ज़माने में जिस वक्त हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था, उनके सामने जिन्ना का तकब्बुर, रौनक दरअसल उनकी खुददारी थी, ना कि उनका सस्तापन, उनका गिर जाना, औरतों के आगे लेट जाना, जो अमूमन अक्सर मर्द ये थे हमारे कायद आज़म। कांग्रेस के बुजुर्ग लीडरों में एक सर फिरोज़ शाह होते थे। सर फिरोज़ शाह मेहता पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कायद आज़म के बारे में एक जुमला कहा था और ये जुमला आज हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। सर फिरोज़ शाह मेहता भी एक बहुत आला पाए के बैरिस्टर थे और काफ़ी बुजुर्ग थे, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनके नीचे कुछ अरसे काम किया है। ये जहांदीदा दानिशमंद बुजुर्ग जो कि सियासत से भी ताल्लुक़ रखता था, बैरिस्टर भी था और सर का खिताब भी इसके साथ लगा हुआ था, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी पहुँची हुई चीज़ होंगे। फिरोज़ मेहता कहते हैं, जिन्ना की रऊनत महज ज़्यादा मेल जोल से बचने का एक बहाना है। इस रऊनत के खौल के नीचे जो ज़बरदस्त सलाहियतें थीं वो उसका पूरी तरह अंदाज़ा करते हैं। अब अक्सर लोग पूछेंगे कि इस बात का रेफरेंस क्या है, तो उनको बताने के लिए ज़रूरी है कि एक कॉकस केस हुआ था जिसको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ही
डील किया था। और ये वो मुकदमा था जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम सलाहियतें भरपूर अंदाज में सामने आई थी और फिर पूरे हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का डंका बज गया। और ये केस सर फिरोज़ शाह के ही हवाले से अहम था। ये केस कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हार गए थे, मगर जिस काबिलियत के साथ ये मुकदमा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ा था, उसकी वजह से उस ज़माने के अखबारात के अंदर हेडलाइंस में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम ऊपर उठ गया था। उनकी काबिलियत के चर्चे डंके उन हेडलाइंस के बाद बजने शुरू हो गए थे, ड्यूरिंग द केस और आफ्टर द केस भी। सर फिरोज़ शाह मेहता जैसा जहांदीदा शख्स ने मोहम्मद अली जिन्ना पर ही एतमाद किया था और किसी पर भी एतमाद नहीं किया था। वो इंसान जो इनसे उम्र में भी तजर्बे में भी बहुत आगे था।